हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने क्षेत्रफल में नया पार्ट लेके आए हैं जिसका नाम है सर्किल, जिसको हम हिंदी में वर्त बोलते हैं। देखो, दैनिक जीवन में सर्किल का बहुत ही महत्व है। जैसे कि अपन साइकिल चलाते हैं तो उसका पहिया होता है, वो सर्किल के आकार का होता है। जब अपन साइकिल चला ली, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, रेल का पहिया देख लो। देखो, डेली लाइफ में घूमती हुई जिंदगी है, घूमती हुई जिंदगी में पहिए का बहुत बड़ा महत्व है। जब पहिया का आविष्कार हुआ था, जब लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया था, तो सबसे पहले पहिया ही बनाया था। उसमें काठ के पहिए बनाने शुरू किए, फिर लोहे के पहिए आजकल रेलगाड़ी में चल ही रहे हैं। साथ में जब अब बात की है तो जैसे कि प्लास्टिक के टायर, जैसे बाइक में चल रहे हैं, साइकिल में चल रहे हैं, गाड़ियों में प्लास्टिक के टायर चल रहे हैं। जैसा कि उनमें रबड़ कैसा भी लगा वो उस चीज़ का मैटर नहीं है। अपन को डेफिनेशन में पूछेगा भी नहीं कि एक सर्किल बनाया है, उसमें रबड़ नायलॉन 66 है या फाइबर लगा, जो भी लगा, अपन को सिर्फ उससे मतलब क्या कि उस डायग्राम से मतलब है। ठीक है। देखो, दैनिक जीवन में पहिए का बड़ा ही महत्व है और अपन इससे रिलेटेड मैथमेटिकल चैप्टर करने वाले हैं। देखो क्या होता है, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। एरिया, और एरिया में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपन ने त्रिभुज किया था, फिर अपन ने उसके बाद चतुर्भुज किया, क्वाड्रिलेटरल किया। अब बात करें अपन सर्किल की। 2D सरफेस में अगर अपन बात करते हैं, देखो कि कोई भी एक डायग्राम है 2D क्या होती है, एक्स एक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये एक्स की नेगेटिव और ये वाई की नेगेटिव। लेकिन अपन 2D की बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखो, ये निर्देशांक, यानी मान लो मैं यहाँ एक आयत बनाता हूँ तो इसके निर्देशांक देखो 1 2 3 4, यानी ये 1 2 3 4, यानी ये 3 पे है, ये 2 पे है, ये 1 पे है। यानी इसके निर्देशांक पहले एक्स वाई, यानी ये 1 1 के कोऑर्डिनेट है, ये 4 1 के कोऑर्डिनेट है, ये 4 3 और ये 1 3। ठीक है, पहले x की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू आएगी। और तो देखो ऐसे ही अपन सर्किल बनाते हैं। देखो इसमें एक सर्किल बनाया है तो देखो इस केंद्रक, इसका जो केंद्रक होता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2/2, 2/2, ये इसका केंद्र का कोऑर्डिनेट है। जब अपन वर्त, सिर्फ वर्ग बनाते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से ये और ये उठा सकते हैं। इस प्रकार अपन 2D सरफेस की बात कर रहे थे। 2D सरफेस में हमने त्रिभुज अच्छे से कर लिया है, क्वाड्रिलेटर कर लिया अपन ने, जिसको अपन आयत भी किया था, वर्त भी किया था, समचतुर्भुज भी किया था, ट्रेपेजियम समलंब भी किया था और पैरेललोग्राम भी किया था, समलंब भी किया था और समांतर भी किया था। ठीक है, अब बात करते हैं आज का अपना चैप्टर लेके आए अपन सर्किल। सर्किल में देखो सबसे पहले क्या होती है कि एक केंद्रक होता है और उसके चारों ओर एक बड़ा सा पहिया जैसा राउंड रोबिन शेड्यूल, राउंड रोबिन जैसा कुछ होता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। देखो, जब सड़क परिवहन की बात की तो सड़क परिवहन में भी पहिया चलता है। तो क्या करता है, एक तो देखो चौकोर पहिया, एक तो इस टाइप का पहिया और एक ऐसा पहिया। चलाने में किसमें ज्यादा आसानी रहेगी, फ्रिक्शन फोर्स किसमें, यानी घर्षण बल किसमें कम रहेगा। देखो ये चपटी सतह है, ये इसको यहाँ पे ये वाला कोना जब यहाँ इस सतह से टकराएगा तो ज्यादा जोर आएगा। लेकिन जब इस वाली सतह को अगर अपन थोड़ा सा भी धक्का दें, कम फोर्स में इसको ज्यादा धकेल सकते हैं और इसके लिए फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो बहुत ज्यादा होगी। इसमें एवरेज फोर्स चलेगा तो अपन अच्छी स्पीड मिलेगी। इसीलिए अपन का सर्किल का यूज हुआ था। अब देखो कि कोई भी एक, जब बात करते हैं सड़क की बात करते हैं तो किसी को एक सड़क ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। सभी ने सिग्नल देखा होगा, ये सिग्नल का खंभा होता है। एक गाड़ी यहाँ से आती है, इसके चारों रोटेट करके इधर से निकल जाती है। दूसरी गाड़ी इधर से आती है, इधर से रोटेट होके इधर से निकल जाती है। कभी देखा आपने कि ये चारों ओर क्यों घुमाते हैं? क्योंकि देखो जब अपन चलते हैं तो रोड के लेफ्ट साइड की ओर कॉर्नर पकड़ के चलते हैं और उसी टाइप से अपन सड़क का भी रूल होता है कि अपन जब उसी के किनारे घूम के ही चलेंगे। अब अपन को यहाँ जाना है तो इसी सर्किल के होते हुए अपन सीधे निकल जाएंगे। अगर इधर जाना है तो घुमा के और फिर इधर लेना है, लेफ्ट साइड को कवर करते हुए लेके आना है। इसीलिए सड़क के बीचों बीच जब बत्ती होती है, ग्रीन बत्ती होती है, जैसे सिग्नल होता है ना, वहाँ पे ग्रीन रेड बत्ती होती है, उसी का पालन करते हुए अपन रोड के नियमों का पालन करते हुए चलते हैं। तो वहाँ भी देखो सिग्नल का दैनिक जीवन में महत्व है। अगर अपन ने सिग्नल का ख्याल नहीं रखा तो सिग्नल हमारा ख्याल नहीं रखेगा। पता नहीं कोई 10 चक्का आया, उड़ाया और चल दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखेगी आंख बटन जैसी बाहर आ रही है।
चलो इसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि सर्किल में सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले एक केंद्र बिंदु होता है, उसको हम बोलते हैं केंद्रक। सर्किल वाला डायग्राम, इसका एक केंद्र होता है, उसको बोलते हैं केंद्रक। जिसका मध्य बिंदु होता है उसको हम केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक या केंद्र, सेंटर पॉइंट बोल दो इसको। ठीक है, तो जब ये जिसके चारों ओर जो सरफेस होता है, जो आवरण होता है, उसको हम बोलते हैं परिधि या पैरामीटर बोलते हैं। जब इसके अंदर वाले भाग की बात करता हूं तो इसको हम बोलते हैं एरिया बोलते हैं, एरिया। अब बात करते हैं एक परिधि से दूसरी परिधि के किसी भी कोने से, तो ये बनेगी सर्किल की जीवा। ठीक है, जब केंद्रक से लेके एक परिधि तक की आधी दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। और जब एक त्रिज्या से दूसरी त्रिज्या अगर सीधी उसी लाइन से परिधि से लेके एक परिधि से लेके केंद्रक को जोड़ती हुई जब कोई सीधी रेखा होती है तो उसको हम बोलते हैं व्यास। देखो ये सभी नामों से आप फेमिलियर हो चुके हो। जब एक साइकिल का पहिया होता है तो उसकी प्रत्येक जो ताड़ी बोलते हैं जिसको, वो क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, तो वो उसकी क्या है, रेडियस होगी। ठीक है, तो और देखो या इस वाले कॉर्नर की भी जीवा होती है, ये वाले कॉर्नर की भी जीवा होती है। वर्ग की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, कौन सी होती है वर्ग की सबसे बड़ी जीवा? वर्ग की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कि अपन को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले इसकी परिधि की बात करनी है। तो जिसके चारों ओर का जो आवरण होता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है, जब किसी भी सर्किल की परिधि निकालनी हो तो 2 पाई आर, और यहाँ पे जो पाई है उसकी वैल्यू अंडरस्टूड होती है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, आई होप सभी को ये बात समझ आई होगी। आर अपनी क्या है कि केंद्रक से लेके परिधि तक की दूरी, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जब बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, एरिया की बात करेंगे, तो क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर और पाई एज इट इज, जो कांस्टेंट वैल्यू है पाई, वो एज इट इज, या आप इसका मान 22/7 रखोगे या 3.14 रख सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी बात हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से कोई एक दो क्वेश्चन होते हैं वो करते हैं। क्वेश्चन होगा 14 मीटर चौड़े 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग की परिधि तथा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, 14 मीटर है सॉरी, और 14 मीटर की त्रिज्या है, उसकी परिधि। देखो एक सर्किल बनाया मैंने, इसकी रेडियस है वो 14 मीटर है। तो अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले इसका पैरामीटर, इसकी परिधि पूछी है, फिर इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, जब बात इसकी परिधि हो तो फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर। जब बात इसके क्षेत्रफल की होती है तो पाई आर स्क्वायर। दोनों में आर की वैल्यू गिवन है, तो अपन आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं और यहां से क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल और इसकी परिधि दोनों निकाल सकते हैं। आई होप सभी को ये बातें समझ आई होंगी। देखो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 × 22/7 इंटू आर कितनी अपनी 14, और यहां से अपन निकाल सकते हैं तो 22×4 88 सेंटीमीटर। लेकिन एक कोने से यहां से लेके यहां तक की अगर बात की जाए दूरी की तो 88 सेंटीमीटर, सॉरी 88 मीटर दे रखा है, तो मीटर। जब बात की है इसके क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 14 इंटू 14,
2 से 2 बार कैंसिल, यानी 28 मल्टीप्लाई 22 और ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर सकते हो, शायद यही आएगा। 28 दूनी 56, 28 5 56 और 61 616 मीटर स्क्वायर। देखो अब यहां तक अपन क्लियर कर चुके हैं। अब देखो कि इसके अंदर और क्या बनता है क्वेश्चन, और ये बनता है कि एक पहिए की त्रिज्या 14 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहां तक समझ में आया। अब देखो कि इसी क्वेश्चन में बताता हूं मैं, एक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग की 14 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिया 880 मीटर की दूरी तय करने पर कितने चक्कर लगाएगा? देखो इजी सा क्वेश्चन है। रेडियस आपके सामने दे रखी है 14। क्वेश्चन नंबर 2 है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिया 880 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। अब देखो कि एक पहिया है ये इस टाइप का, और ये इसकी जो यहां से लेके यहां तक, देखो अगर इसको काटते हैं अपन तो कितने मीटर तक खुलेगा? ये परिधि के इक्विवेलेंट खुलेगा। यहां से लेके यहां तक पूरा खुलेगा तो कितने मीटर कवर करेगा? वो 88 मीटर कवर करेगा। तो जब अगर चक्रों की संख्या की बात आए तो आप डायरेक्टली या तो फॉर्मूला यूज करते हो या अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। जब चक्रों की संख्या की बात है तो दूरी बटे में परिधि, ये डायरेक्ट फॉर्मूला रख दोगे। ठीक है, देखो अब कैसे निकालेंगे? परिधि कितनी है इसकी? पहले तो आर की बात करते हैं। आर कितनी है? 14 मीटर है। तो 14 मीटर जब किसी की आर होती है तो उसकी परिधि कितनी होती है? 88 मीटर होती है। अब यहां से लेके यहां तक की इसकी पूरी परिधि है वो 88 मीटर की है, और ऐसी कितनी दूरी है? 880 मीटर है टोटल। ये इस पहिए से चलनी है तो कितनी चक्कर लगाएगा? यानी एक चक्कर यहां से पूरा कंप्लीट करेगा तो 88 मीटर कवर कर दी, फिर 88 मीटर, फिर 88 मीटर, ऐसे ऐसे कवर करता जाएगा। ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक कितना 88 मीटर कवर करेगा तो कितने चक्रों की संख्या आ जाएगी? तो दूरी बटे में परिधि 880 बटे में परिधि कितनी है? या तो 2πr रख दो, या फिर आपने अगर निकाल दी है तो 88 लग दी, और यहां से नंबर ऑफ राउंड कितने आ गए? नंबर ऑफ चक्रों की संख्या कितनी आ गई? 10। 10 चक्कर लगाएगा तब ये 880 मीटर की दूरी तय कर लेगा। अब यहां से डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं कुछ भी। अगर आपकी परिधि दे रखी है 88 मीटर और 500 चक्कर लगा रहा है, एक पहिया 500 चक्कर लगा रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, एक चक्कर में 88 मीटर लगा रहा है तो 500 चक्रों में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 444,000 मीटर, और 44,000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 44 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। यही बात इंपॉर्टेंट है कि चक्रों की संख्या बराबर क्या होता है? दूरी बटे परिधि। इस बात को ऐसे समझ लोगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, चक्रों की संख्या इक्विवेलेंट होता है दूरी बटे में परिधि। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, दूरी कुल है और एक परिधि जितनी होती है उसका भाग दे दो, चक्रों की संख्या आ जाएगी। जब आपको दूरी निकालनी है तो चक्रों की संख्या गुणा परिधि से मल्टीप्लाई कर दो। जब आपको परिधि निकालनी है तो देखो ये परिधि इधर आ जाएगी तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। दूरी इतनी है, ये इतने चक्कर लगाता है, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी है और 50 चक्कर लगा रहा है तो उसकी परिधि कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। यहां से आप उसकी त्रिज्या निकाल सकते हो, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब देखो कि एक वर्त में कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं। ये मेरा वर्त है, यह मेरा केंद्रक है, और यहां से मैंने एक त्रिज्या है इसकी मेरी a, और यहां से मैं इसकी ये O बिंदु है, यहां से O से लेके A त्रिज्या है, और ये इतनी त्रिज्या B है।
ये दोनों इक्वलेंट होंगी, क्यों? क्योंकि जब त्रिज्या होती है एक साइकिल की ताड़ी या जिसकी उसको बोलते हैं स्टिक बोलते हैं उसमें, तो वो क्या होती है, हर एक स्टिक इक्वलेंट होती है। तो एक सर्किल की बात करें तो त्रिज्या की लंबाई हमेशा क्या होगी, इक्वलेंट होगी। तो देखो दो त्रिज्या मिलके कोई एक चाप की कन्वर्ट करती हैं, ये वाले ये भाग, तो उसको बोलते हैं चाप, चाप की लंबाई। और इस वाले पूरे पार्ट को हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। जो मैं डार्क कर देता हूं इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया टुकड़ा। क्या है इसकी डेफिनेशन, दो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया टुकड़ा क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। अब देखो कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधा नॉर्मल, अगर आपको आर दे रखी है और इस चाप की लंबाई दे रखी है, यानी एल भी दे रखी है और आर भी दे रखी है, तो आप क्या करोगे, 1/2 एल गुणा में आर। एक फॉर्मूला तो ये होता है। जब आपके सामने बोला कि त्रिज्य खंड, दो त्रिज्या 7-7 सेंटीमीटर की हैं और 90 डिग्री पे काटा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपके पास एल दे रखी है, यहां से लेके यहां तक दे रखी, ए से बी की लंबाई जिसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे 50 सेंटीमीटर है, और चाप की लंबाई जैसे रेडियस है उसकी 7 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है कि इसका इस एरिया का जो दो त्रिज्या हैं, देखो इस वाले भाग को जैसे मैंने अलग कर दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का, इस वाले भाग का। देखो ये वाला डायग्राम देखना है, ये ए बी ओ, ये 7 सेमी है तो ये भी 7 सेमी है। इसकी बात की है, ए बी की जो लेंथ दे रखी है वो ए बी और ऊपर चाप जैसा सिंबल है, इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, और आर आपके सामने ओ ए या ओ बी दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका इजीली क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 एल इंटू आर। एल अपनी 50 है, आर अपनी है 7, यहां से मैं काटा 25 बार, 25 7 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका, जब ना आपके पास एल की लंबाई दे रखी, सिर्फ आर दे रखा है और एक थीटा जैसा कुछ एंगल है कि 90 डिग्री पे दो त्रिज्याएं काटती हैं, 180 डिग्री पे काटती हैं, यानी कि देखो इस प्रकार की पोजीशन हो कि ये 120 डिग्री पे काटती हैं एक त्रिभुज को, सॉरी जब आपके सामने ऐसी वाली पोजीशन आ जाए कि ये वाला एंगल है, ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरी 7 सेमी है, ये भी 7 सेमी है, एक तो ओ ए बी और एक इसका क्षेत्रफल, एक तो ए बी की लंबाई ज्ञात करो और एक क्या करना है, इसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब आपके सामने ये क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, इसको हम बोलते हैं थीटा, थीटा से डिनोट कर दिया। तो इस वाली पोजीशन से इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखो लिखते हैं, जब त्रिज्य खंड में थीटा एंगल दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कैसे निकला, देखो एक आराम से देखना, ये मेरा सर्किल है, इसका ये एक केंद्रक है, इसके केंद्रक से ये जितने भी एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री का बनता है, एक मैक्सिमम एंगल कितने का बनेगा, 360 का बनेगा, ठीक है, 360 का बनेगा। उसमें से देखो ये वाला भाग कितना है, सिर्फ अपन को 360 का 60 अपॉन में 360 चाहिए, यानी 1/6 चाहिए, यही अपन को दे रखा है। एक पूरा त्रिभुज है, सॉरी एक पूरा सर्किल है, उसका एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। अगर आपके सामने 90 डिग्री का पूछा है तो 90 अपॉन में 360 यानी 1/4 भाग का 1/4 भाग का पूछा है।
अगर आपके सामने 1/80 यानी यहां से लेके यहां तक का दे दिया और इसका बताओ भाई, ए से लेके बी तक का क्षेत्रफल इधर वाले का बताना है, तो 180/360 यानी अर्धवर्ग पूछ लिया। अगर आपके सामने 120 डिग्री का पूछ लिया तो 1/3 पूछा है, एक त्रिभुज का 1/3 क्षेत्रफल पूछा है। तो आपके सामने जितना थीटा है वो थीटा लिखो और अपॉन में 360 लिखोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा πr² θ/360। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई एज इट इज रख दो, आर अपनी कितनी है 49 और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन में 360, और यानी कि 1/6 का क्षेत्रफल पूछा है तो 49 पाई अपॉन में 6, ये वाला ऑप्शन आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है। जब बात की दूसरी बात की है, अगर मैं इसकी चाप की लंबाई निकालनी हो तो ये तो है क्षेत्रफल का। जब चाप की लंबाई निकालनी हो, चाप की लंबाई, तो अब देखो चाप कहां पे लगी है, उसकी परिधि पे लगी है। क्षेत्रफल निकाल रहे तो πr² निकाल रहे थे, अब चाप की लंबाई निकालेंगे तो 2πr। अब कितनी पे लगी है चाप, थीटा अपॉन में 360, 360 में इसी पे लगी है, या इसको लिख सकते हो πr/180। ये कब बना, जब इससे 2 से डिवाइड कर रहे तब बना। ये फॉर्मूला आपको बुकों में πr/180 मिलेगा, लेकिन जेन्युइनली फॉर्म क्या है, आपको समझना क्या है कि जब परिधि पे जब चाप की लंबाई लगती है तो वो किस एंगल पे लगती है वही डिनोट करना है। देखो परिधि कैसी होती है, ये वाली यहां से लेके यहां तक, आपको इस पे 60 डिग्री का यहां से लेके यहां तक की चाप लगी है, यानी एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री की है, यानी पूरी परिधि पे 60/360 में तो चाप लगी है, बाकी ऊपर थोड़ी निकालनी है। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, 1/6 पे लगी है, पूरी परिधि थी 2πr और 1/6 पे चाप लग गई, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और फॉर्मूला याद रखना है तो 2πr θ/360। अगर इसको ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, देखो आजकल सभी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो क्या करता है कि सुधार करके उसको मॉडरेट कर दिया, उसको डिवाइड 2 से कर दिया तो πr θ/180। कंफ्यूज नहीं होना है कि πr θ/180 और या 2πr θ/360 में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि 2 से इसको डिवाइड करा। ठीक है, बुकों में भी मिलेगा तो ये भी मिल सकता है, बुकों में ये भी मिलता है, लेकिन किसी किसी में ज्यादा प्रेफरेंस इसको दिया है तो इसको 2 से दिया है। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना है कि चाप कहां पे लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि रिमेनिंग पार्ट, आपने चाप की लंबाई निकाल ली, आपने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, तो देखो कि ये वाला यहां से लेके यहां तक ये 60 डिग्री था, आपने इसकी ए बी जो चाप थी उसकी निकाल दी, ये ओ है, ये बी है, ये ए है, और ए ओ बी का क्षेत्रफल भी निकाल दिया। ठीक है, देखो इसकी आकृति शंकु जैसी बन रही है, वो आगे अपन जब 3D की इवेल्युएशन होगी तब अपन करेंगे। तो इसके लिए क्या किया, क्षेत्रफल के लिए πr² θ/360। जब चाप की लंबाई निकाली हो, ए बी की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकाली हो, तो 2πr θ/360 ऐसे करा है। अब जब देखो कि रिमेनिंग पार्ट बच गया, इसका क्षेत्रफल पूछ ले, ये आपको दिया कि यहाँ पे चाप लगी है, इसका क्षेत्रफल ना बता के जो रिमेनिंग पार्ट है इसका पूछ ले। तो देखो टोटल एंगल 360 था, 360 में से आपने 60 डिग्री का निकाला तो बच गया कितना, 300/60, 300/360, यानी 1/6 भाग का निकाल दिया तो बच गया कितना, 5/6 भाग का पूछा। तो या तो आप इसको थीटा जो रिमेनिंग थीटा है उसको यहाँ रख दूं, या आपके अकॉर्डिंग जो जितना सेंस काम कर रहा है कि 1/6 निकाला है तो 5/6 ही तो बचेगा। आई बात समझ में। तो रिमेनिंग पार्ट इसको ऐसे भी कर लो, πr² πr² θ/360, ये फॉर्मेटिकल मैथमेटिकल व्यू है। और या इसका रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है कि आपने πr² 60/360 निकाला है, तो यानी कि 1/6, यानी πr² 6 का निकाल दिया और 1 में से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, बचा हुआ आ जाएगा। यानी पूरा था πr था, पूरे πr में से πr/6 घटा रहे हो तो 5 πr² हो जाएगा। या ये भी एक फॉर्मेट है। ठीक है, सिर्फ लॉजिक को पकड़ना। अब देखो कि बात करते हैं जीवा की,
वर्तखंड क्या होता है, लघु वर्तखंड क्या होता है? जब देखो एक त्रिज्या है, ये 7 सेमी और ये भी 7 सेमी है। अब देखो दो त्रिज्याओं द्वारा काटा है, ये देखो ये वर्तखंड बन गया कि इसके दो पार्ट हो गए। जो बड़ा भाग है वो दीर्घ वर्तखंड और जो छोटा भाग है वो लघु वर्तखंड। ठीक है, यहां तक आई होप सभी को समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसमें, ये वर्त है, इसके अंदर अपन ने वर्ग बनाया था लास्ट क्लास में। तो जब एक वर्त में वर्ग बनाया जाता है तो वो उसके विकिरण के अनुदिश बनेगा। जब एक वर्त है और उसमें अधिक से अधिक आकृति का आयत बनाया जाता है तो वो भी उसके विकिरण के अनुदिश बनेगा। आई होप ये बातें समझ आई होगी। जब अंतःवर्त की बात की जाए, एक वर्ग है और इसके अंतःवर्त बनाया जाए तो वो किसके अनुदिश बनेगा? उसकी भुजा के अनुदिश बनेगा। और ये इसके विकिरण के अनुदिश बनेगा, ये भी विकिरण के अनुदिश बनेगा। और ये किसके अनुदिश बनेगा? जब अंतःवर्त की बात हो, एक आयत में वर्ग बनाना है तो वो किसके बनेगा? उसकी चौड़ाई के अनुदिश बनेगा। ये बात सभी को समझ आई होगी। ठीक है, अब कभी कभी क्या होते हैं कि जो एग्जामिनर होते हैं वो तो उनका तो काम क्या करना है? टेस्ट ही करना है। तो वो क्या करता है, लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाते हैं एक, फिर उसके माध्यम से समझाएंगे। एक 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के एक कोने पर 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के एक कोने पर 14 सेंटीमीटर लंबी एक रस्सी से घोड़ा बांध दिया जाता है। तो घोड़े द्वारा खाए गए घास का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, आपके सामने सब कुछ दे रखा है। करना क्या है, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के एक कोने पर 14 सेंटीमीटर एक लंबी रस्सी से घोड़ा बांध दिया जाता है। तो घोड़े द्वारा खाए गए घास का क्षेत्रफल क्या होगा? आई होप जिसका माइंड चला बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं चला वो वीडियो पॉज करके एक बार करने की कोशिश करें, और जिसका चल गया वो अपने उत्तर मैच करें। देखो कहानी क्या है, वर्ग की बात हुई है तो ये 28 सेमी, इसकी ये सभी साइड क्या होंगी? इक्विवेलेंट होंगी। अब एक कोने पे या इधर बांधो, इधर बांधो, इधर बांधो या इधर बांधो, आपने घोड़ा बांधा है यहाँ पे एक कोने पे, और उसकी रस्सी कितनी लंबी है? उसकी रस्सी है
14 सेंटीमीटर। यानी जब घोड़ा घूमेगा, यानी 14 सेंटीमीटर की रस्सी लेके घूमेगा तो ऐसे ही तो खाएगा ना वो। यानी इस वाले भाग पे, कितने भाग पे उसने घास खाया, वर्ग के भाग पे, इस वाले भाग पे खाया, तो सिर्फ इसी का पूछा है। जब बात पूरे वर्ग की हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। जब बात वर्ग के क्षेत्रफल की हो, अब वर्ग का देखो कि कितने डिग्री पे खाया, 90 डिग्री पे खाया है। और ये क्या बना है, दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो इसको त्रिज्यखंड से निकाल सकते हो, या आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि देखो एक सर्किल में 4 पार्ट होते हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री के कितने एंगल बन सकते हैं, 4 एंगल बन सकते हैं। यानी 4 एंगल में से उसने एक एंगल का खा लिया तो बचा कितना, 3 का। तो अपन को निकालना कितना है कि एक पूरा वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और अपन को निकालना है 1/4 ही तो खाया है, बाकी 3 तो ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग तो खा लिया उसने। लेकिन वर्ग में कितना, सॉरी वर्ग में कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। या तो इसको ऐसे करो 1/4। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर रहे हो तो ये वाला डायग्राम पूरा बना लो। देखो घोड़ा ऐसे घास खाएगा, तो ये क्या बना है, ये से लेके यहाँ तक क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, ये एक त्रिज्यखंड बना है और इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हो 28 की स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 90/360, यानी 784 माइनस 22/7 इंटू में 14 मल्टीप्लाई 1/4। इसको इससे काट दो 7, सॉरी 2 बार, इसको इससे काटा तो ये कट गया, ये 7 बार हो गया। यानी 154 सेंटीमीटर का उसने घास खा लिया। बच गया कितना, 784 में अगर आप 154 का घास खाया है तो रिमेनिंग बचा हुआ भाग पूछ रहा है, तो रिमेनिंग भाग बता दो कि रिमेनिंग भाग क्या है, और खाए गए घास का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सिर्फ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। या बचे हुए घास का क्षेत्रफल बताओ, बचे हुए घास का क्षेत्रफल, तो आप क्या निकालोगे, इसमें से ये लेस कर दोगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सभी को ये बात समझ आई होगी। ठीक है, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन बनते हैं जब पहिए की बात निकालनी हो। देखो 1-2 क्वेश्चन और लिखाता हूं मैं इस प्रकार के। क्वेश्चन निकोल नेक्स्ट। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में खींचे गए या बनाया गया सबसे बड़ा वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अपने पास एक वर्ग है जिसकी भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर बड़े से बड़ा वर्ग बनाना है अपन को, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो जब एक वर्ग में वर्त बनाया जाता है तो वो क्या बनता है, उसकी भुजा के अनुदिश बनता है। ये कितनी भुजा है, 14 सेंटीमीटर। इधर बनाओ तो भी 14 सेंटीमीटर। एक वर्ग की भुजा वर्त के व्यास के बराबर होती है।
ठीक है। और अगर आप इसकी त्रिज्या निकाल रहे हो तो वर्ग की भुजा को डिवाइड 2 कर दो, तो देखो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये 7, ये 7 इधर से ले तो 7 और ये भी 7, यानी पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो कि अर्धवर्ग की बात करते हैं। अर्धवर्ग कैसा होता है, जब आपने क्रिकेट बॉल खेली है, देखो वो अपनी 3D सर्विस है, सरफेस है, क्रिकेट बॉल होती है, उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखो ये अपनी क्रिकेट बॉल होती है ऐसे, और जब वो फट जाती है टेनिस बॉल तो उसके पार्ट कैसे बन जाते हैं, एक तो ये ऐसे वाला और एक ऐसे वाला, ठीक है। और इसको पलट देते हैं तो ये भी ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या बनी है, यहां से लेके यहां से पूरी परिधि का आधा, यानी इसकी जब बात करता हूं मैं अर्धवर्ग की, थोड़े हाईलाइट देख लेते हैं। अर्धवर्ग और सेमी सर्किल, ठीक है। अब देखो कि अर्ध ऐसे बना है, ठीक है। जब अर्धवर्ग को बनाया अपन ने तो कैसे बना, पूरा वर्ग था, उसकी परिधि कितनी थी, 2πr थी, ठीक है। अब पूरे वर्ग की परिधि 2πr है तो अर्धवर्ग की परिधि क्या होगी, πr होगी, क्योंकि पूरे वर्ग की आधी कर दो, ठीक है। अब यह यहां से तो लेके यहां तक का तो अपना सिस्टम क्लियर हो गया कि πr होगी। अब देखो ये वाली जो लेंथ है ये यहां से लेके यहां तक, यानी एक आर तो ये जुड़ेगी, एक आर ये जुड़ेगी। परिधि का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से घूम के और पूरे लास्ट वही पॉइंट पे आके रुक जाओ, तो वही तो क्या होती है, परिधि होती है। जब बात अर्धवर्ग की परिधि की होती है तो लिखो फॉर्मूला क्या बनेगा, अर्धवर्ग की परिधि, समझ लो लॉजिकली बन जाओगे स्ट्रॉन्ग कि πr तो होगी, 2πr थी अपनी और उसको मैंने 2 का भाग दे दिया तो वो आधी बन गई, यानी πr तो वो आधी बन गई, यहां से लेके यहां तक बन गई वो आधी। फिर उसमें क्या जुड़ी है, एक त्रिज्या जुड़ी है, फिर एक त्रिज्या जुड़ी है, यानी 2r जुड़ गया, पूरा व्यास जुड़ गया, πr + 2r, ठीक है। और अब आप इससे क्या ले सकते हो, r कॉमन ले सकते हो, तो यहां क्या बच गया, पाई + 2, यहां भी r कॉमन आ गया, यहां भी r कॉमन आ गया। अब r और पाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा, 22/7 प्लस में 2 और अपॉन में 1 लगा दूं मैं यहाँ पे, तो 7 एलसीएम में आ गया 22 + 14 इंटू आर, तो यानी क्या बन गया, 36/7 इंटू आर क्या बन गई, अर्धवर्ग की परिधि बन गई। जब कभी भी आपसे अर्धवर्ग की परिधि पूछे तो 36/7 × r लिख सकते हो या πr + 2r निकाल सकते हो, बात एक ही है, सॉल्यूशन अपन ने वही किया है। जब अर्धवर्ग की परिधि की बात की है तो 36 × r/7 ये अर्धवर्ग की परिधि का फॉर्मूला है। अर्धवर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल ही सकते हो, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो बटे 2 कर दोगे, 1/2 πr², ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो कलाकार होते हैं वो भी ऐसे भी करते हैं, एक मेरा 14 सेंटीमीटर का अर्धवर्ग है ऐसे, और ये ऐसे है, ठीक है। अब क्या किया, ये यहाँ पे 14 सेमी है, ये यहाँ भी 14 सेमी है। अब क्या किया कि इसमें सबसे बड़े से बड़ा वर्त बना दिया ऐसे, अर्धवर्ग में क्या बैठा है, बड़े से बड़ा वर्त बिठा है, तो बड़े से बड़ा वर्त, इसकी जो अर्धवर्ग की त्रिज्या, हाईलाइट टॉपिक क्या रहेगी, अर्धवर्ग में बना बड़े से बड़ा वर्त, बड़ा वर्त किसके अनुदिश बनेगा, अर्धवर्ग की त्रिज्या किसके इक्विवेलेंट होगी, वर्त के व्यास के बराबर होगी, वर्त के व्यास के बराबर होगी। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका व्यास क्या बनेगा,
इसकी जो रेडियस है ये r इक्वल्स टू 14 सेमी है। ये अर्धवर्त की बात करता हूं मैं। जब पूर्ण वर्ग की बात की, इस वाले वर्ग की बात करेंगे तो इसका d बराबर क्या हो गया 14 सेमी और इसकी r बराबर क्या हो जाएगी 7 सेमी। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, क्वेश्चन लिखो। फोर्टीन सेंटीमीटर त्रिज्या से बने अर्धवर्त में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवर्त में बने बड़े से बड़ा वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होगा। बात समझ में आई। 14 सेंटीमीटर मेरी त्रिज्या है, इसमें बड़े से बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, r है इसकी 14 सेंटीमीटर। लेकिन जब मैं बात पूरे बड़े वर्त की बात कर रहा हूं, उससे मैक्सिमम साइज का जो वर्त बन रहा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है 22/7 इंटू में 7 और इंटू में 7 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बात क्या है, डाटा सेम आ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन लॉजिकली क्या है वो समझना है कि जब अर्धवर्त में बड़े से बड़ा वर्त बनेगा वो उसके व्यास के अकॉर्डिंग बनेगा। इसका व्यास और इसकी त्रिज्या दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। क्यों रहेंगी, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 14, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 14, यहां से लेके यहां की भी डिस्टेंस 14, तो यहां से लेके यहां की भी डिस्टेंस 14 है। 14 में ये क्या आ रहा है, ये पूरा वर्त बन रहा है, तो इसका व्यास और इसकी त्रिज्या के क्या रहेगा, इक्वलेंट रहेगा। जब बात इसकी 14 सेमी त्रिज्या वाले बने अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूछा है तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 22/7 इंटू 14 इंटू 14। जब अर्धवर्त की परिधि पूछे तो 2 पाई आर प्लस 2r यानी कि 22/7 इंटू 14 प्लस ये कितना बन गया 2r यानी 28। एक तरीका तो ये है, दूसरा ये करो 36/7 इंटू आर यानी 36/7 इंटू 14, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। आई होप समझ में आया होगा। वर्त में यही बनता है, अर्धवर्त बनता है। देखो चलो आज की क्लास अपनी जहां तक हुई है उसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। वर्त क्या होता है, जब एक केंद्र बिंदु होता है और उसके चारों ओर एक पहिए जैसा एक सर्किल जैसा बनेगा, वो वर्त बनेगा। उसकी सभी त्रिज्याएं इक्वलेंट होती हैं, मैक्सिमम त्रिज्या हो सकती है, यानी 1 2 3 4 नंबर ऑफ कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन वो उसकी लंबाई क्या होगी, समान होगी। जब परिधि के एक कोने से केंद्र के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, या वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। बात अर्धवर्त के क्षेत्रफल वर्त के क्षेत्रफल की बात की तो पाई आर स्क्वायर। जब इसकी परिधि की बात की तो 2 पाई आर। जब दो त्रिज्याओं के द्वारा काटा हुआ खंड तो उसका थीटा अपन को एंगल पता हुआ कि इतने वाले में से काटा है, तो पाई आर थीटा बटे 300 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। जब उसकी चाप की लंबाई काटी है तो पाई आर थीटा बटे 180 या 2 पाई आर थीटा बटे 360, ऐसे लिख सकते हैं। जब अपन ने परिवर्त बनाया था किसके बारे में, वर्ग के बारे में, चारों ओर वर्त बनाया तो उसकी विकिरण के अनुदिश बनेगा। अगर अंतः वर्त बनाया है तो उसकी चौड़ाई के अनुदिश बनेगा। यही आयत की कहानी है, यही भुजा की कहानी है। जब अर्धवर्त में बड़ा वर्त बनाया है तो उसकी त्रिज्या का एक की त्रिज्या और दूसरे की व्यास के बराबर होगी। यही अपन ने वर्त में इतना ही डिटेल से बनता है। क्षेत्रफल के एरिया के मामले में इससे ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते वर्त के अंदर। ठीक है, आई होप सभी को पूरा सेशन समझ आया होगा, मजा आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल इसी से आगे अपन
3D वाले जो चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर करने वाले हैं। ये 2D अपनी सरफेस होगी, अब बात करेंगे, मूव करेंगे कल को 3D वाली सरफेस में, उसके वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम होगा, उसका क्षेत्रफल होगा, उसका विकिरण होगा, उस वाले चैप्टर की अपन बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।